नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। टिटोली में हम उपस्थित थे और यहाँ प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। अभी हम डॉक्टरों के पैनल से बात कर रहे थे कि क्या लाभ होता है वैक्सीनेशन लगवाने का, क्या नुकसान होते हैं, कैसे लगाई जाती है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। अभी हमारे साथ एक युवा डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर अनिल जी मौजूद हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। सर, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक ये कार्यक्रम आपका चलेगा? हाँ, टाइमिंग इसकी 9 बजे शुरू हो गया था वैक्सीनेशन कैंप हमारा, और जब तक लोग आएंगे तब तक चलेगा। ऑफिशियल टाइमिंग 4 बजे तक तो है, और 4-5 बजे के बाद जब तक लोग रहेंगे तब तक कैंप चलता रहेगा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरी बात अभी हम जो है डॉक्टर साहब से भी जानने का प्रयास कर रहे थे, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेट होने के बाद व्यक्ति को क्या लाभ होता है, बगैर वैक्सीनेशन के आपका शरीर कैसे काम करता है, और वैक्सीनेट होने के बाद आपके शरीर में क्या चीज़ें आएंगी? देखो, जैसे वैक्सीनेशन के बाद ना हमको कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम श्योर 100% बोल दें कि उनको कोविड नहीं होगा। कोविड होगा, बट एक तो चांसेस कम होंगे कोविड होने के, और अगर हो गया तो उसके सिम्टम कम आएंगे। मतलब जो जानलेवा उनके खतरे के जो सिम्टम है वो कम आएंगे। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी जो है, कोरोना लगातार जो है उसका रूपांतरण हो रहा है। किसी में जो है सिम्टम्स का पता ही नहीं चल पा रहा है, किसी में बहुत लंबे समय के बाद पता चल जा रहा है, किसी में किसी प्रकार की दिक्कत, किसी में किसी प्रकार की दिक्कत है। तो सामान्य तौर पर हमें कैसा पता लगेगा, या किसी व्यक्ति को देख करके कैसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, या कोरोना का संक्रमण जो है इस व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर चुका है? हाँ, देखो, हर बीमारी के लिए हमारा शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ऐसे ही कोरोना भी एक वायरस है जिसके लिए हमारा शरीर अलग अलग रिएक्ट करता है। कुछ लोगों में जिसमें बीमारी से लड़ने की ताकत कम है, उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की अच्छी है, उनमें ये एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है, जैसे उसमें कोई भी लक्षण उनको नज़र नहीं आते। ये हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बीमारी के लिए कितना एकदम से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वो उसके सिम्टम ज़्यादा आते हैं। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है तो उसके सिम्टम कम आएंगे। ठीक है, तो वो हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे है, और हर शरीर का अलग अलग रिस्पॉन्स उसके अंदर होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये भी आपसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि दूसरे देशों की यदि बात करें, हालांकि फैला तो ये चीन के वुहान शहर से है, वहाँ आज अगर रिपोर्ट उठा करके देखें तो अधिकतर देशों ने इस बीमारी के ऊपर लगभग नियंत्रण पा लिया है। एक फेज़ वो भी था जब पहला फेज़ ख़त्म हुआ, एक तरह से सारी चीज़ें सामान्य होती देश के अंदर दिखाई दी। दूसरा फेज़ जैसे ही चला, एकदम से चीज़ें फिर अनियंत्रित हो गई। मतलब ये जो चीज़ें चल रही देश के अंदर, इन चीज़ों के पीछे वास्तविक लॉजिक क्या, क्या कारण है, क्यों इतनी तेज़ी से चीज़ें फैल रही, और क्यों हम उसके ऊपर समय रहते नियंत्रण नहीं कर पाते? हाँ, देखो, एग्जैक्ट तो हम किसी भी चीज़ का नहीं बता सकते कि क्यों हो रहा है, लेकिन अलग अलग थ्योरीज रहती हैं। अभी साउथ ईस्ट एशिया में है, हमारे यहाँ पे ये इसलिए हो मान सकते हैं कि जैसे कुंभ का हुआ, इलेक्शन हुआ, और उस टाइम पे मिसमैनेजमेंट हुआ, होली का त्यौहार आया, हम सब लोगों की कुछ गलतियाँ रही हैं, कुछ प्रशासन की रही, कुछ हम आम पब्लिक की रही है कि हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, उनको बीच में छोड़ दिया ना, वो इस वजह से ज़्यादा फैल रहा है। और ऐसा ही हर जगह देखा गया है। जरूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में भी हो रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में हो रहा है। वो थोड़ा धीरे से हो, मतलब वो अलग अलग फेज़ के अंदर आ रहा है। कई दूसरी कंट्रीज़ भी अभी लॉकडाउन कर रही हैं, तो एग्जैक्टली तो हम ये नहीं कह सकते कि क्यों हो रहा है, बट थ्योरीज यही दी जा रही है कि जैसे कुंभ के स्नान हुआ, इलेक्शन हुए, या फिर हम लोगों ने बाज़ारों में जाना, मतलब, और वहाँ पे सावधानी बरतना थोड़ा कम किया, उस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है। और अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो जो कह रहे हैं ना, तीसरी लहर आएगी, तो तीसरी लहर को हम बिल्कुल टाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तीसरी लहर बच्चों में ही आएगी या आएगी ही। ठीक है, अगर हम वैक्सीनेशन पूरा करवा लेते हैं, हम मास्क लगाते हैं, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, घर से अंदर आते हैं जैसे हम हाथ धोते हैं, और जो हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, तो तब हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ों के ऊपर जिम्मेवारी है कि हम इन सब चीज़ों का पालन करें, ताकि वो हम बाहर से इन्फेक्शन घर में ना लाएं और हमारे बच्चे बचें, और हम तीसरी लहर को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ज़रूर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिन लोगों को पुष्टि होगी कि इस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हो गया है, वो किसी अस्पताल में जा कर के ना अपने स्वयं के घर में अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, तो किन चीज़ों का वो ध्यान रखे, किन टैबलेट्स का वो उपयोग करे, क्या कहेंगे आप?
देखो, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो जाता है, उसको पता चल गया कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो सबसे पहले तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसको सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, सरकार के पास वो रिज़ल्ट आ ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर फिर भी नहीं है तो उसको अपने परिवार वालों को और सबसे अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट कर लेना चाहिए। और अगर उसको सिम्टम हैं, मतलब अगर उसको लगता है कि उसको दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, तो तुरंत वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। स्थिति को गंभीर होने से पहले उसको एडमिट हो जाए तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे ही अगर वो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है, तब अगर वो हॉस्पिटल में जाता है, जब उसको सांस लेने में ऑक्सीजन डिप डाउन करती है, तब वो ज़्यादा दिक्कत होती है, तब उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर उसको पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, पहले तो वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। अगर उसको सिम्टम नहीं है तो वो घर पे ही रहे, ठीक है। और सिंपल सिम्टोमेटिक दवाइयाँ खाए, जो बुखार के लिए पैरासीटामोल, विटामिन सी, जो भी जब भी कोई पॉजिटिव होता है तो हेल्थ सिस्टम उसको घर पे किट प्रोवाइड करता है, और उस किट में वो जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो होती हैं, और पल्स ऑक्सीमीटर होता है। जैसे ही उसके सिम्टम गंभीर होने शुरू होते हैं, उसको तुरंत हॉस्पिटल में सिम्टम वो करना चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात और ज़रूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने आमतौर पर देखा, जो लोग बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम जो करते हैं, जिनके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकला, चाहे वो किसान की बात करें या जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों में संक्रमण का खतरा हमने कम देखा। उन लोगों की बजाय जो लोग कोई खास कर शारीरिक परिश्रम नहीं करते, या विशेष करके जिन लोगों को पंखे के नीचे रहने की जो लोग आदि हैं, या आरामदायक जीवन जो लोग जीते हैं, उनकी दिनचर्या और उनकी दिनचर्या में देखा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले ही बताया, हर शरीर अलग होता है, उनकी बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता अलग होती है। जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं या खेत में काम करते हैं, जिनकी दिनचर्या ऐसी होती है, उनमें वो ज़्यादा उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ज़्यादा मैच्योर होता है, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा परिपक्व होता है। जो एक कमरे में ही बैठा रहेगा, उसका एक्सपोजर कम होगा, उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है नेचुरली। और जो खेलता है, जिसका एक सुबह जल्दी उठना, खेत में जाना या खेलना, जो दिनचर्या जिसकी अच्छी है, और जो अच्छा खाना खाता है, हेल्दी खाना खाता है। अच्छे खाने से मतलब महंगा नहीं, जो फ्रेश खाना आता है, जैसे हमारे खेत में जो सीजनल वेजिटेबल है, और जो ताज़ा खाना खाता है, जो सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, जब वो उस एरिया के जो भी सीजनल हैं, अगर वो अपने खाने पे ध्यान दे रहा है और खेल कूद पे और परिश्रम पे ध्यान दे रहा है, तो नेचुरली उसका इम्यून सिस्टम ठीक होगा, और बीमारियों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी अच्छी होगी, और उसमें सिम्टम कम आएंगे। ये नहीं है कि उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। जो स्पोर्ट्स में है, जो खेत में काम करते हैं, उनको भी इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उनको सिम्टम कम आते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। साथियों, आप थे आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी, और उनसे हमने जो है एक एक तथ्य के ऊपर बात की। और अधिकतर लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे जो साथी जुड़े होते हैं, वो लोग कई बार, क्योंकि उन लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं होती, बार बार हमसे पूछते हैं कि पर्याप्त जानकारी आप जुटाइए और हमें बताइए सोशल मीडिया के माध्यम से कि कैसे ये चीज़ें काम करती है और कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती। तो देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, जानकारी और चाहिए, तो पीजीआई का और डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर है, वो अखबारों में आते हैं, वहाँ से भी वो जानकारी ले सकते हैं। और पीजीआई का हेल्पलाइन नंबर अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। जी हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। हाँ, पीजीआई का हेल्पलाइन है 94-164-47-071 9416447071। ये पीजीआई का हेल्पलाइन नंबर है। इन पे कभी भी 24 आवर, कभी भी कोई अगर कोविड के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो वो ले सकते हैं। जी, देखते रहिए बोल हिंदुस्तान में सोनू आर्य टिटोली से।